Hi, and welcome to our daily mains answer writing program day 24. Today's topic will be climate change related loss and damage. Recently climate change related एक कॉन्फ्रेंस चल रही है इजिप्ट में COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, जिसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो लॉस एंड डैमेज होता है उस पर एक बड़ा डिस्कशन चल रहा है. हमारा आज का क्वेश्चन इसी पे फोकस है. Our question for today is climate change loss and damage constitute an important element of ongoing climate change related negotiations. Explain the concept, its evolution over time, along with added emphasis on the differentiated responsibility of nations to loss and damage due to climate change impact. So यहाँ पे पहले तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि climate change loss and damage जो है ये ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी नेगोशिएशंस हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंस्टिट्यूट करता है. तो इसी कंटेक्स्ट में हमको इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है. ये कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट, कब ओरिजिनेट हुआ, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसके साथ साथ हमको एवोल्यूशन में एक डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो नेशंस होती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये क्या होती है, उस पर भी एम्फेसाइज करना है कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेज due to climate change impact. So we have first thing explain हमारी क्वेश्चन की नीड क्या है कि हमको एक्सप्लेन करना है लॉस एंड डैमेज. सेकेंड थिंग हमको इसका एवोल्यूशन बताना है. थर्ड थिंग हमको डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशंस ये क्या है इन रिस्पेक्ट टू लॉस एंड डैमेज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, उसको हमको डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर आंसर. हमारा आंसर स्टार्ट होगा इंट्रो से, जिसमें वी विल एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट लॉस एंड डैमेज and its evolution. So loss and damage normally refers to destructive impacts of climate change that cannot be avoided either by mitigation or adaptation. So loss and damage को simple words में define किया जाए तो loss and damage climate change के कारण वो issue है जो ऑलरेडी हो रहा है, जिसको अवॉइड करना इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं जिसको अब हम कुछ भी करें, चाहे हम एडाप्टेशन करने की कोशिश करें, चाहे मिटिगेशन करने की कोशिश करें क्लाइमेट चेंज को, ये दोनों चीज़ों से सॉल्व नहीं होगी. इससे जो डैमेज होगी वो होके ही रहेगी. इसके कारण जो लॉस है वो होकर ही होगा. उन चीज़ों की ये बात करता है. करेंटली जो हमारे इकोसिस्टम में ऑलरेडी नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, जिनको अब रोक पाना पॉसिबल नहीं है क्लाइमेट चेंज के कारण, उनके कारण जो लॉसेज एंड डैमेज होंगे दैट इज़ नोन एज क्लाइमेट चेंज लॉस एंड डैमेज. सो ये रिफ्लेक्ट करता है इस फैक्ट को कि क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हैविंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल्स हेल्थ एंड लाइवलीहुड अराउंड द वर्ल्ड. और उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है दैट इज़ वॉट इज़ नेगोशिएटेड इन द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेज रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेज. इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि देर इज़ नो इंटरनेशनली एग्रीड डेफिनेशन फॉर लॉस एंड डैमेज. हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया लॉस एंड डैमेज की वो एक सिंपली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है लॉस एंड डैमेज की, कि जो भी इफेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण ऑलरेडी इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दैट इज़ काउंटेड अंडर लॉस एंड डैमेज. बट इंटरनेशनली कोई भी एक जनरली एग्रीड, कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीड डेफिनेशन नहीं है लॉस एंड डैमेज की. ये जो इवेंट होते हैं ये दो टाइप के लॉसेस करते हैं बेसिकली. क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी लॉस एंड डैमेज हो रहा है, लॉसेस जो हो रहे हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक है इकोनॉमिक लॉसेस एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक लॉसेस. इकोनॉमिक लॉसेस वो लॉसेस होते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण जो मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट किए जा सकते हैं, मेजर किए जा सकते हैं, जैसे कि डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्सेट्रा. जैसे कि कोस्टल बांग्लादेश का एग्जांपल यू कैन गिव. वहाँ पे सॉल्ट फार्मिंग एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन रीसेंट टाइम में साइक्लोन की, क्लाइमेट चेंज के कारण साइक्लोन की इंटेंसिटी इंक्रीज होने से, टाइडल सर्जेस बढ़ने से, हैवी रेनफॉल होने से वहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर गया है, जिससे कंट्री की सेल्फ सफिशिएंसी बहुत कम हो गई है इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन. एंड इनको अब सॉल्ट को इंपोर्ट करना पड़ रहा है मार्केट की शॉर्टफॉल को करेक्ट करने के लिए. ये हैं इकोनॉमिक लॉसेस विच वी कैन कैलकुलेट कि कितना सॉल्ट अब इंपोर्ट करना पड़ता है उनको ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट. नॉन इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं ये इंटेंजिबल वाले जो होते हैं, ये इंटेंजिबल होते हैं विच कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स. हम इनको मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हाउ मेनी ह्यूमन लाइव्स हैव बीन लॉस्ट टू क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी का कितना लॉस हुआ है, कल्चरल हेरिटेज और इंडिजिनस नॉलेज का कितना लॉस हुआ है. ये सारी चीज़ें जो है ये नॉन इकोनॉमिक लॉसेस में आती हैं. वी कैन नॉट मेजर एनी हाउ इन एनी वे दीज लॉसेस. फॉर एग्जांपल
कोसरिया माइक्रोनेशिया में कोसरिया में कम्युनिटीज़ हैं कुछ, वो उनके जो माइक्रोनेशिया इज़ अ प्लेस इन पैसिफिक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। पैसिफिक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं, पैसिफिक ओशन में कुछ आइलैंड्स के ग्रुप हैं, उसमें एक ग्रुप है आइलैंड्स का, दैट इज़ माइक्रोनेशिया। वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं कोस्टल इरोजन के कारण उनके बरियल ग्राउंड्स, जहाँ पे वो अपने डेड्स को बरी करते थे, वो बरियल ग्राउंड्स उनके जो हैं वो सी लेवल राइज के कारण, कोस्टल इरोजन के कारण वो अब ख़त्म हो गए हैं। तो दे डू नॉट हैव प्लेस टू बरी देयर पीपल इन द डेजिग्नेटेड प्लेसेस। जैसे कि हमारे यहाँ शमशान घाट होते हैं स्पेसिफिक, या कब्रिस्तान होते हैं, वैसे प्लेसेस दे हैव लॉस्ट टू कोस्टल इरोजन। सिमिलरली आर्कटिक रीजन में सी आइस के लॉस के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी और हंटिंग प्रैक्टिसेस हैं इन्यूट कम्युनिटीज़ में, जो वहाँ की कम्युनिटीज़ को बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। सो ये कल्चरल लॉस वहाँ का कहलाता है। नॉन इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकते हैं, ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं जनरली, बिकॉज इकोनॉमिक लॉसेस को आप पैसे लगा के इन्वेस्ट करके री इन्वेस्ट करके वापस खड़ा कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन नॉन इकोनॉमिक लॉसेस इनकैलकुलेबल टोल लाते हैं फैमिली मेम्बर्स। जैसे आपके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, यू कैन नॉट ब्रिंग बैक दैट पर्सन, कल्चर डिसअपियर होते हैं, तो वो कल्चर को रिवाइव करना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, वेज ऑफ लिविंग को रिवाइव करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। या फिर अपने एंसेस्ट्रल होम से अगर आपको क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण माइग्रेट करना पड़े, सो उसका जो ट्रॉमा होता है अपनी खुद की जगह को छोड़ने का, रहने वाली जगह, ड्वेलिंग प्लेस को छोड़ने का, दैट इज़ अनबियरेबल, दैट इज़ इनमेजरेबल। सो ये नॉन इकोनॉमिक लॉसेस ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं टू बियर देन इकोनॉमिक लॉसेस। यहाँ पे एक फ़ोटो लगा हुआ है जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की एक ब्रीफ फोटो देता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक लॉसेस में यू कैन सी इनकम के लॉसेस, फिजिकल एसेट के लॉसेस, दीज आर काउंटेड अंडर इनका इकोनॉमिक लॉसेस। नॉन इकोनॉमिक लॉसेस में इंडिविजुअल की लाइफ, उसकी हेल्थ, उसको जो इफ़ेक्ट होते हैं, सोसाइटी में जो इतने भी लॉसेस होते हैं, कल्चरल, एजुकेशनल, सोसाइटल, एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस जो होते हैं, दे आर ऑल काउंटेड अंडर नॉन इकोनॉमिक लॉसेस। सो दिस इज अ जनरल ओवरव्यू पिक्चर टू सी टू measure to list down what are the economic types of economic and non-economic losses due to climate change का impact। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़ की, कि इनका क्या इशू है रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेज। सी एक बात यहाँ पे क्लियर है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं क्लाइमेट चेंज के इवेंट के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी और एनवायरनमेंट। यहाँ पे इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो ज़्यादा है एडवर्स इवेंट की, एज वेल एज इनके जो रिसोर्सेज हैं, इनके पास जो मनी है, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इनका जो पॉवर्टी का रेट है, इनका जो पॉवर्टी का स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, इनफ रिसोर्सेज, जीडीपी और द कैपेसिटी टू अडॉप्ट टू दिस इवेंट विच आर द अकरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 6 ऑफ द वर्ल्ड में जो सबसे 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, उनमें से 6 जो हैं विच हैव बीन अफेक्टेड बिटवीन 1996 टू 2015 बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये एशिया में है, मतलब एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 10 countries which is one of the most affected countries due to extreme weather events due to climate change। लॉस एंड डैमेज फ्रेमवर्क के अंदर में अभी जो एग्जिस्टिंग है, डेवलपिंग कंट्रीज़ ये डिमांड करती हैं कि ये जो लॉस एंड डैमेज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज इवेंट के कारण, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को उसके लिए कंपेंसेट करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ आर सफरिंग मोर। ऐसा क्यों डिमांड कर रही हैं, क्यों डेवलप्ड कंट्रीज़ को यहाँ पे कंपेंसेट करना चाहिए लॉस एंड डैमेज के लिए? सो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो लॉस एंड डैमेज के लिए डिमांड करने को मजबूर करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ से। द फर्स्ट इज़ द हिस्टोरिकल एमिशन आर्ग्यूमेंट एंड द सेकंड इज़ द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी पॉल्यूट कर रहा है, एनीवन पॉल्यूटिंग द एयर और द एनवायरनमेंट और द एटमॉस्फेयर शुड बी लायबल फॉर पेइंग नॉट जस्ट फॉर कॉस्ट ऑफ रेमेडियल एक्शन बट ऑल्सो फॉर कंपेंसेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। जो भी पॉल्यूट कर रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है पॉल्यूट करने के कारण, उनको ना सिर्फ रेमेडियल एक्शन के लिए कि लॉस एंड डैमेज ना हो उसके लिए सिर्फ नहीं, बल्कि उनके कारण, उनके क्रिएट किए हुए पॉल्यूशन के कारण जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए भी कंपेंसेट करना चाहिए और उसके लिए भी लायबल होना चाहिए लॉसेस एंड डैमेज के लिए। ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना है बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क के अंदर में
ये बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर आती हैं, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज़ आर द वंस जिन्होंने ग्रीन हाउस सिंस 1750, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हुई है, तब से डेवलप्ड कंट्रीज़ ने मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एमिट की है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यूएस और यूरोपियन यूनियन अकेले इन दो कंट्रीज़ और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने 47% ऑफ ऑल एमिशन एमिट किए हैं सिंस 1750 इनटू द एनवायरनमेंट, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई है। अगर हम इसमें रशिया, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ को और इंक्लूड कर लें तो ये कंट्रीब्यूशन 60% पहुंच जाता है। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच डेवलप्ड कंट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसी कंटेक्स्ट में एक दूसरा इशू आता है या दूसरा बेस आता है जिसके बेस पे लॉस एंड डैमेज क्लेम किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज से, दैट इज़ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एमिट होती है वो एटमॉस्फेयर में कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक एग्जिस्ट करती है, कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक। सो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने 1750 या उसके पहले भी जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट की थी ड्यू टू देयर वेरियस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो कार्बन डाइऑक्साइड आज तक एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। नासा के अकॉर्डिंग इट एग्जिस्ट इनटू एटमॉस्फेयर फॉर अराउंड 300 to 1000 ईयर्स। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड आज भी ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करती जा रही है, आगे बढ़ाती जा रही है, जो हिस्टोरिकली एमिट हुई थी। मतलब दे आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग CO2 इन फॉर द causing damage in past, but that CO2 is also damaging our present and future. So ये जो क्यूमुलेटिव एक्यूमुलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो 1750 से आज तक एक्यूमुलेट होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड विच हैव बीन एमिटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया की अगर हम बात करें, जो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है करेंटली EU और US के बाद में, तो इट अकाउंट्स ओनली 3% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशन। मतलब आज तक एटमॉस्फेयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है आप उसको अगर काउंट करेंगे तो उसका सिर्फ 3% जो है वो इंडिया ने एमिट किया है, एंड रेस्ट ऑफ द 97% इज एमिटेड बाय चाइना एंड डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे कि चाइना की अगर बात करें, जो लास्ट 15 ईयर्स से बिगेस्ट एमिटर है, तो 1850 से लेके आज तक इसने सिर्फ 11% ऑफ टोटल एमिशंस एमिट करे हैं। सो चाइना एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर मोर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग देन इंडिया, देन हाउ मच दे क्लेम इंडिया इज। सो यहाँ पे इसी कारण से ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे ये बोला जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैज़ basically responsible for creating this global warming issue, and that is why they should follow a loss and damage framework। फाइनेंस करने की और कंपेंसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होना चाहिए फॉर क्रिएटिंग इश्यूज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि उनका जो क्रिएटिंग इशू था वो आज डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम दे रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को में लॉस एंड डैमेज कॉज कर रहा है। सो इसके लिए दे डिमांड क्लाइमेट रिपेरेशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। लॉस एंड डैमेज की अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। एवोल्यूशन इसका स्टार्ट होता है 1994 में UNFCCC का जो कन्वेंशन का हुआ था एग्रीमेंट, दैट इज़ UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1994 के इंटरनेशनल एग्रीमेंट ने कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स लेड डाउन करे थे जो जिसमें ग्लोबल एफर्ट्स आर नीडेड कंट्रीज़ के कोऑर्डिनेशन से। तो उसने ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी कि देयर इज़ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशंस विच शुड बी फॉलोड, कि जिन नेशंस ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, दे शुड एक्ट मोर, दे शुड टेक मोर स्ट्रिक्ट एक्शन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने एमिशंस बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं। तो उसने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी थी कि रिच कंट्रीज़ जो हैं उनको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। हालांकि इस एक्नॉलेजमेंट के बाद भी UNFCCC ने कभी भी लॉस एंड डैमेज का मेंशन नहीं किया कहीं भी अपने टेक्स्ट में। 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज़, उसके बाद बात चलती रही, बट डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो लॉस एंड डैमेज के लिए पे करेंगे। 2009 में फॉर फर्स्ट टाइम डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये एग्री किया कि वो 2020 से हर साल $100 बिलियन डेवलपिंग नेशंस को प्रोवाइड करेंगे टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, नॉट फॉर लॉस एंड डैमेज। क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए उनसे रिलेटेड जो भी मेजर ले रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, उनसे डील करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ $100 बिलियन एवरी ईयर। हाउएवर ये आज भी अपना प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। किसी भी एक साल में इन्होंने $100 बिलियन प्रोवाइड नहीं करे हैं। टोटली अभी तक हार्डली $30 to $50 बिलियन इन्होंने अभी तक प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे एक
एक स्ट्रगल चलता रहा डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में कि एक सेपरेट चैनल होना चाहिए लॉस एंड डैमेज का, जिसमें जो भी पैसे आए वो लॉस एंड डैमेज के लिए ही यूज़ हो, नॉट फॉर एक्सक्लूसिवली एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन। 2013 में एक डिस्कशन जरूर स्टार्ट हुआ, एक मैकेनिज्म जरूर बनाया था, वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। ये पहला फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो क्लाइमेट डिज़ास्टर से स्ट्रक होते हैं उनको कंपेंसेट करने की नीड है। तो वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म ने मैंडेट किया था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपना नॉलेज शेयर करेंगी, डायलॉग जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगी स्टेक होल्डर्स के बीच में, और एक्सपर्टाइज जो है उसको मोबिलाइज करेंगी एक्शन और सपोर्ट को एनहेंस करने के लिए टू एड्रेस लॉस एंड डैमेज। बट आज तक वो वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड जितने भी एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म थे फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए लॉस एंड डैमेज को, वो कभी भी ऑपरेशनलाइज नहीं हुए प्रॉपर्ली। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, उसके आर्टिकल 8 में लॉस एंड डैमेज को मेंशन जरूर किया गया था, बट उसके अंदर में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं डाला गया जिसके अंदर में ये बोला हो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्लाइमेट कंपनसेशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी लॉस एंड डैमेज हो रहा है उससे रिलेटेड कंपनसेशन देंगे। उसके बाद डिस्कशन चलता रहा, बट ऐसी लॉस एंड डैमेज की कभी सीरियस बात नहीं हुई बहुत ज़्यादा, अनलेस COP26 जो कि 2021 में हुआ था ग्लासगो यूके में। यहाँ पे लॉस एंड डैमेज फाइनेंसिंग का एक प्रपोजल फिर से आया था कि लॉस एंड डैमेज के लिए एक्सक्लूसिवली अलग से फाइनेंसिंग होना चाहिए, बट इसको डेवलप्ड कंट्रीज़ ने रिजेक्ट कर दिया डायरेक्टली। बट उन्होंने उसके ऑल्टरनेट में एक प्रपोजल दिया और एक इनिशिएटिव लिया जिसके अंदर में एक ग्लासगो डायलॉग एस्टेब्लिश हुआ फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इट इज़ 3 ईयर। एक 3 ईयर ग्लासगो डायलॉग एस्टेब्लिश हुआ जिसमें कंट्रीज़ ने, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ये आपस में डिसाइड किया कि आने वाले 3 ईयर्स में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे लॉस एंड डैमेज की फंडिंग की जा सकती है, कौन कौन से अरेंजमेंट करके। इसके साथ साथ उन्होंने एक सैंटियागो नेटवर्क ऑन लॉस एंड डैमेज एस्टेब्लिश किया, इसको फंड करने की भी बात कही, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लॉस एंड डैमेज से को एड्रेस करने में टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, नॉट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्योरली। ये डायलॉग जो है वो आज भी प्रोसेस में चल रहा है। एंड COP27 जो इजिप्ट में अभी करेंटली चल रही है, वहाँ पे लॉस एंड डैमेज पे डिस्कशन प्रमोट करने की बात कही गई थी, जिसके कंटेक्स्ट में हमने ये आंसर लिखना शुरू करा। Now the question is, why do developed countries do not want to fund loss and damage directly? Why are they avoiding to make an agreement on climate change loss and damage related financing? उनकी प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में अगर किसी भी चीज़ को लॉस एंड डैमेज लेबल किया जाता है, कर दिया जाता है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर दी जाती है उनके अकॉर्डिंग कि जितनी भी डैमेज आज तक हुई है, लॉसेस जो हुए हैं वो उनके कारण हुए हैं, उन्होंने जो एमिशंस पास में की थे उसके कारण हुए हैं, तो उनको ना सिर्फ वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो लॉस एंड डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, बल्कि उनके अगेंस्ट में यूएन में केसेस लग सकते हैं। लोगों की जितनी भी लाइवलीहुड का लॉस हुआ है, फैमिलीज़ जो हैं कंट्रीज़ में, वो फैमिलीज़ जो हैं वो उनके ऊपर क्लेम कर सकती हैं कि इनकी वजह से हमारे फैमिली मेम्बर का लॉस हुआ, हमारे कल्चर का लॉस हुआ, सो दे शुड पे इट फॉर एज वेल। मतलब ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो करंट लॉस एंड डैमेज हो रहा है, ना सिर्फ उसके लिए, बट पास्ट में भी जो भी लॉसेस हुए हैं, इकोनॉमिक, बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक लॉसेस, उसके लिए भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को पे करना चाहिए। एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये डर है कि वो जो स्केल है, मतलब जो जिस लार्ज अमाउंट उनसे डिमांड किया जाएगा वो उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड होगा पे कर पाना, एंड इसलिए वो डायरेक्टली इस बात से बच रहे हैं कि कोई भी उनको लॉस एंड डैमेज के लिए पे करने के लिए एक सेपरेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म बना सके और उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें। तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? अब ये ऐसे तो नहीं चल सकता, लॉस एंड डैमेज करेंटली हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के। सो क्या रास्ता लेना चाहिए कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी लॉसेज और डैमेज हैं वो फाइनेंस होने लगे? तो वे फॉर्मेट में वी कैन राइट डाउन 4 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज़, एक तो हमको एक एग्रीमेंट पे आना पड़ेगा कि लॉस एंड डैमेज की क्या डेफिनेशन होती है। एक एग्रीड डेफिनेशन ना होने के कारण कई बार बहुत सारे डिज़ास्टर्स हैं जो लॉस एंड डैमेज के अंदर में नहीं डाले जाते हैं, और उस कारण से लॉस एंड डैमेज के मतलब होने के बाद भी उनको कोई फंडिंग या फाइनेंसिंग नहीं मिलती है, बिकॉज दैट हैज़ बीन नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लॉस एंड डैमेज। सो द फर्स्ट नीड इज़ टू एग्री ऑन अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज। द सेकेंड थिंग इज़, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन पे फोकस्ड नहीं होनी चाहिए अकेली, दे शुड ऑल्सो अकाउंट फॉर लॉस एंड डैमेज। क्योंकि देखो, लॉस एंड डैमेज तो हो रहा है ऑलरेडी, डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा है, एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट। सो डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपने हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करके
उनको फंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए फॉर लॉस एंड डैमेज अलॉन्गसाइड मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन। द थर्ड इशू इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नेगोशिएटर कि वो एक वर्केबल, जो भी नेगोशिएट कर रही हैं पार्टीज़, उनको एक वर्केबल पाथवे निकालना चाहिए। और ऑलरेडी जो कम्युनिटी सफ़र कर रही है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लॉस एंड डैमेज से, और जिनको एग्जिस्टिंग फंड के अंदर में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो इमीडिएटली सपोर्ट मिलना शुरू होना चाहिए। बाकी के नेगोशिएशंस या डैमेज जो है वो डिस्कशन डिबेट जो है वो चलते रहेंगे, बट ये नहीं होना चाहिए कि जब तक डिबेट नहीं हो जाता, कोई कंक्लूजन नहीं आ जाता, तब तक हम जो कम्युनिटीज़ ऑलरेडी सफ़र कर रही हैं उनको हम फंडिंग प्रोवाइड ना कर पाएँ। एंड लास्टली, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट साइंस में से रिलेटेड रिसर्च को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, सो दैट क्लाइमेट साइंस में जो भी एडवांसमेंट हो वो लॉस एंड डैमेज के फाइनेंस को एक सॉलिड बेसिस दे पाएँ, जिसको साइंटिफिक बेसिस पे जब हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये लॉस एंड डैमेज के कारण, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लॉस एंड डैमेज के कारण ये लॉसेस हुए हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ उस चीज़ को डिनाई ना कर पाएँ, एंड दे शुड बी मेड टू पे फॉर दोज लॉस एंड डैमेजेस अकरिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। So these are the 4 ways, या these are the main ways with which we can deal with this issue. अगर आपके माइंड में और कोई पॉइंट आता है अच्छा, so do share it in comment section for the benefit of others. Let's move on to the conclusion. Last our ending our answer कि क्या आगे मतलब हमको करना चाहिए, क्या एंड करना चाहिए, किस तरह से हमारी अप्रोच होना चाहिए रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, लॉस एंड डैमेज। सो फाइनेंस जो होना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला, फाइनेंस फॉर लॉस एंड डैमेज शुड नॉट बी हेल्ड बाय डिबेट ओवर क्वेश्चन ऑफ लायबिलिटी एंड कंपनसेशन। किसने क्या किया है, किसने कब किया है, कैसे किया है, किसके कारण क्या इशू हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग पे किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इन डिबेट में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लॉस एंड डैमेज की फाइनेंसिंग नहीं रुकना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए, नॉट ओनली बिकॉज दे आर लीगली लायबल टू डू सो, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट ऑल्सो कि उनका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं जिनकी कैपेसिटी खुद की नहीं है लॉस एंड डैमेज से डील करने की, उनको वो सपोर्ट करें वल्नरेबल कंट्रीज़ को फेसिंग द एक्सट्रीम डैमेजेस ड्यू टू लॉस एंड डैमेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2022 में आई है, फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन, वो ये स्टेट करती है कि हर साल $1 ट्रिलियन की नीड है जो ग्लोबल साउथ में, मतलब जो पुअर कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उन नेशंस को हेल्प करने के लिए। तो ये जो लार्ज अमाउंट है, इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट। ये लार्ज अमाउंट शुड कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। एक कंट्रीज़ को, हमको कुछ कंट्रीज़ को पिन डाउन नहीं करना है कि आप ही हमको पैसे प्रोवाइड कराओ, क्योंकि उस केस में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते हैं। सो देयर शुड बी अ कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच रेदर देन अ कन्फ्लिक्टिंग अप्रोच। एंड ये जो $1 ट्रिलियन पर ईयर की नीड है, कोई भी एक सिंगल कंट्री प्रोवाइड नहीं कर सकती, भले ही वो कितनी भी रिच हो हर साल। सो ऑलवेज देयर शुड बी अ कोलैबोरेटिव अप्रोच कि कौन कौन से हम मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं मल्टी नेशन या फिर ट्रांस नेशनल पाथवेज पे, जिनसे हम इन नीड्स को, इन लॉस एंड डैमेजेस को, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाए। सो दैट वाज आवर आंसर। हमने आंसर का एक ब्रीफ फिर से देख लेते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि लॉस एंड डैमेज क्या होते हैं, इसका लॉस एंड डैमेज किस किस टाइप के होते हैं कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज के कारण। देन वी डिस्कस कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिसके बेस पे लॉस एंड डैमेज दिया जाना चाहिए, फंडिंग उसको दी जानी चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल पेस प्रिंसिपल एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। देन वी एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। देन वी एक्सप्लेन्ड कि हाउ द कंसेप्ट ऑफ लॉस एंड डैमेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इवॉल्व्ड। Then we moved on to the way forward कि what should be the steps which should be taken by the world, countries across the world in order to resolve this issue. And lastly we moved on to the conclusion कि what should be our approach to deal with this issue, ending our answer. So I hope this answer was clear to you. If you like the answer, please do share it with other people preparing for exam, and please subscribe the channel, share the channel with other people. Thank you very much for watching the video.